हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। चलिए आगे के टॉपिक्स को कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी पब्लिक बॉडीज है जो कंपनी लॉ के अंडर में आती है। एक है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इट मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सेंट्रल लेवल पे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे आता है आरडी, रीजनल डायरेक्टर, जो 7 है हमारे। रीजनल डायरेक्टर के नीचे आता है हमारा आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसको अभी हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा जुडिशियल अथॉरिटी, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। ठीक है, हमारे पास 7 रीजनल डायरेक्टर्स है, मतलब 7 आरडी है हमारे पास। एमसीए की साइट में जाके आप इसको और अच्छे से मैप के थ्रू समझ सकते हो। चलिए मैप से समझते हैं हम एमसीए की साइड से। नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ ईस्ट, साउथर्न, वेस्ट, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हमारा 7 रीजन है जहाँ पे हमारे 7 आरडी है। अगर आपको देखना है अपने रीजन का आरडी कौन है, क्या एड्रेस है, तो यहाँ पे जाके आप अपना रीजन सेलेक्ट करोगे और वहां पे प्रेस करने से आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे आप यहाँ ईस्टर्न का प्रेस करते हैं तो हमारे आरडी कौन है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप अपने रीजन का भी सेलेक्ट कर सकते हो। इन द सेम वे हम आरओसी को भी जाके देख सकते हैं एमसीए की साइड से। ठीक है, ये हमारा मैप है और इतने सारे हमारे आरओसी है। यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ है, एट नाउ राइट नाउ वी हैव 25 आरओसी विथ अस। ये देखिए, हर स्टेट का अपना अपना आरओसी है, लेकिन 2 स्टेट जो है हमारे, महाराष्ट्र में हमारे पास 2 आरओसी है और एक तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हमारे पास 2 आरओसी है। ठीक है, ये एमसीए की साइड से जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, ये देखिए, ये मैंने रैंडमली कोई स्टेट सेलेक्ट किया है, ये आपको सारा कुछ डिटेल्स शो हो रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर होगा एमसीए। ठीक है, उसके बाद आता है 7 रीजनल डायरेक्टर्स। आरडी ने अपॉइंट किया आरओसी को। ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने हर स्टेट में अपना आरओसी अपॉइंट किया। लेकिन 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 आरओसी है, एक तमिलनाडु और एक महाराष्ट्र। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी की। इसमें 2 सेक्शन आता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, और चैप्टर 2 में डेफिनेशंस दिए हुए हैं। हम अपना सेक्शन 1 देखते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेक्शन 1, it is signed by the president on 29th August 2013 and notified and applied on 30th August 2013। जो हमारा सेक्शन 1 है वो 4 चीजों के बारे में बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। पहले देखते हैं शॉर्ट टाइटल, मतलब द कंपनीज एक्ट 2013। टाइटल जो है हमारा, एक्सटेंट, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कमेंसमेंट कब हुआ था सेक्शन 1 का, 30 अगस्त 2013 को, और बाकी के जो हमारे सेक्शन है वो अलग अलग डेट्स को आए थे। अब इसका एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, ये किस किस चीजों पे एप्लीकेबल है हमारा द कंपनीज एक्ट 2013। नाम से ही समझ में आ रहा है, द कंपनीज एक्ट है, तो यानी कि ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा, हर कंपनी पे। ठीक है, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए, कोई भी आई गई कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? नहीं, हर वो कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, हर वैसी कंपनी जो इस एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हो, इस एक्ट के अंडर कवर होती हो, या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड हुई हो। जैसे कि अभी का जो एक्ट है वो द कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंडर में अगर कोई कंपनी आती हो, रजिस्टर्ड हुई हो, या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ पे, मतलब द कंपनी लॉ 1956 या 1882 के अंडर में आती हो, तो उसको कंपनी मानेंगे और उसके अंडर में ये हमारा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंश्योरेंस कंपनी। हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी का अपना ही एक लॉ होता है। इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड होती है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर या IRDA 1999 के अंडर में।
इंश्योरेंस कंपनी का अपना इंश्योरेंस एक्ट है, इवन तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर हमारा कंपनीज एक्ट लागू होगा। और अगर सिचुएशन ऐसा बनता है कि दोनों लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का जो अपना स्पेसिफिक लॉ है और जो जनरल लॉ है कंपनी लॉ, दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी मैटर पे, इन दैट सिचुएशन स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। मतलब कि उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी का जो अपना स्पेसिफिक लॉ है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 या IRDA 1999, जिसके भी अंडर में वो रजिस्टर्ड है, उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में। ठीक है, उसके बावजूद भी इस पे हमारा कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। ठीक, मतलब बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, उसके ऊपर उसका भी लॉ चलता है और हमारा कंपनीज एक्ट जो है उसका भी लॉ प्रिवेल होता है। और कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन दैट सिचुएशन बैंकिंग कंपनी अपना जो लॉ है, मतलब अपना जो स्पेसिफिक लॉ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसको मानेगी। उस समय कंपनीज एक्ट हमारा लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी के केस में देखा था। कंपनी इंगेज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसी हर कंपनी जो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इंगेज हो, ये रजिस्टर्ड होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इवन दो उसके बावजूद भी इस पे कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई होगा। और यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन, अगर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और हमारा कंपनीज एक्ट के बीच में किसी भी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इन दैट सिचुएशन जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है वही कंप्लाई होगा, जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये सब में देखा। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। इसका मतलब होता है कोई भी कंपनी अगर गवर्न्ड होती है किसी स्पेशल एक्ट के अंडर, जैसे LIC है, उसका स्पेशल एक्ट LIC एक्ट है, उसके अंडर में वो गवर्न होती है, तो वैसी कंपनीज भी सेक्शन 1 के अंडर में आएंगी, उसके ऊपर भी सेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन अप्लाई होगा कि इसके ऊपर LIC एक्ट भी एप्लीकेबल होगा एंड इन द सेम कंपनीज एक्ट भी हमारा एप्लीकेबल होगा, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो LIC एक्ट हमारा कंप्लाई होगा। ठीक है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इस पॉइंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को जिसको वो सही समझती है उसको सेक्शन 1 एप्लीकेबल करवा सकती है। मतलब उस हर बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट हमारा लागू हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। जैसे कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होती है, लेकिन उसका बिजनेस हमारे इंडिया में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको सेक्शन 1 एप्लीकेबल करवा सकती है, मतलब उस पर भी हमारा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा एज पर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं सेक्शन 1 हमारा किस किस कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। हर वो कंपनी जो इस एक्ट के अंडर पे आएगी या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर में आएगी। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, हर वो कंपनी जो इंगेज है जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंडर, कोई भी कंपनी जो गवर्न होती है किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, उस सब के ऊपर हमारा द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कंपनी क्या होती है इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये कंपनी वर्ड आया कहाँ से है। ठीक है, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम मीन्स विथ और टुगेदर एंड पेनिस मीन्स ब्रेड। ये जो हमारा कंपनी वर्ड है ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एक कॉम और दूसरा पेनिस। कॉम का मतलब होता है विथ या टुगेदर और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड, and it originally referred to an association of persons who took their meals together। इसका मतलब है पहले के समय में क्या होता था, कुछ लोग इकट्ठा हो जाते थे और आपस में बैठकर कुछ बातचीत करते थे और साथ में खाते थे। तो जब साथ में खाते थे तो वो कुछ अपनी बिजनेस की भी बातें कर लेते थे। ठीक है, इसी को हम कंपनी बोल देते थे पहले, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। ठीक है, साथ में मिलकर आपस में खाना खा रहे हैं एंड डिस्कस बिजनेस मैटर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपनी वर्ड के बारे में।
लेकिन अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि कंपनी होती क्या है। आगे देखते हैं। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड हमारा एक लैटिन टर्म से आया है जिसका मतलब होता है कॉर्पस, विच मीन्स बॉडी। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन वर्ड हमारा लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कॉर्पस, विच मीन्स बॉडी, मतलब एक शरीर। अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेशन इज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इसका मतलब हुआ लॉ के इंस्टेंस से देखा जाए, लॉ के रूप से देखा जाए, तो जब हम एक इंसान को क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन। इवन इफ वो नेचुरल बर्थ नहीं होगा, उसके पास कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, लेकिन लॉ में हम क्या बोलते हैं कि एक कंपनी जो है उसका जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल बर्थ के अलावा जब लॉ में हम किसी इंसान को जन्म देते हैं तो उस चीज को हम कॉर्पोरेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ। वैसे ही कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी स्पेसिफिक एक्ट, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ लॉ हम उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बना देते हैं। तभी हम बोलते हैं कंपनी क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसका। अब देखते हैं हमारा कंपनी लॉ का डेफिनेशन क्या बोलता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब होगा एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हो, या तो दिस कंपनीज एक्ट मतलब कि द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर पुराने वाले कंपनी लॉ के अंडर मतलब 1956, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक कंपनी। एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया, हर वो बॉडी जो इनकॉर्पोरेट होगी इस एक्ट के अंदर या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक कंपनी। अब इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया, एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक and employ it in some trade or business and who share the profit and loss arising therefrom। इसका मतलब समझते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलके पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन स्टॉक में, वो मे बी ट्रेड हो सकता है या बिजनेस हो सकता है, और उस ट्रेड और बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट आता है या फिर जो भी लॉस आता है उसको शेयर करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक कंपनी। एक बार फिर से देखते हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कॉमन स्टॉक में, वो मे बी ट्रेड या बिजनेस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और उस बिजनेस या ट्रेड में से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको शेयर करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं कंपनी। आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, परपीचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, transferability of shares, capacity to sue and to be sued, contractual rights, limitation of action, separate management, voluntary association for profit and termination of existence। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।